तो भारत अपना प्रधानमंत्री चुनता कैसे है, ये सवाल हर चुनाव के साथ और बड़ा हो जाता है ना? चलिए आज इसी कॉम्प्लिकेटेड से दिखने वाले सिस्टम को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। देखिए 1947 में जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक भारत ने कई प्रधानमंत्री देखे हैं। पर सवाल ये है कि वो कौन सा सिस्टम है, कौन सी व्यवस्था है जो इन नेताओं के हाथ में देश की कमान देती है। आइए इसी को समझते हैं। तो सवाल ये है कि 140 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के लीडर को आखिर चुना कैसे जाता है। देखिए, ये सिर्फ एक वोट डालने तक की बात नहीं है, इसके पीछे एक पूरा संवैधानिक ढांचा काम करता है जिसके कई अलग अलग हिस्से हैं। अच्छा, तो इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हम इन 5 मेन पॉइंट्स पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, प्रधानमंत्री का चुनाव होता कैसे है। असल में इसकी शुरुआत होती है हम सबके डाले हुए एक एक वोट से। इस पूरे चुनावी खेल के सेंटर में है ये नंबर 543। ये लोकसभा की कुल सीटें हैं जहां हमारे चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स मतलब हमारे सांसद बैठते हैं। और फिर आता है वो मैजिक नंबर 272। जी हाँ, यही वो आंकड़ा है जिसे पाने के लिए हर पार्टी, हर गठबंधन पूरी ताकत लगा देता है। 543 में से जो भी इसे पा लेता है उसे सरकार बनाने का मौका मिल जाता है। तो रास्ता एकदम सीधा है, पहले बहुमत जीतो, फिर जीते हुए सारे सांसद मिलकर अपना नेता चुनते हैं और बस राष्ट्रपति उसी चुने हुए नेता को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला देते हैं। अब प्रधानमंत्री के चुनाव में लोकसभा का रोल तो बिल्कुल क्लियर है ना? लेकिन भारतीय संसद सिर्फ एक हाउस से नहीं बनती। यहाँ 2 सदन हैं, एक लोकसभा और दूसरी राज्यसभा। और इन दोनों सदनों में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, लोकसभा को लोगों का सदन कहते हैं, जहां सांसद सीधे हमारे वोटों से 5 साल के लिए चुने जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ है राज्यसभा, यानी राज्यों की परिषद। यहाँ सदस्य सीधे जनता नहीं चुनती, बल्कि राज्यों के विधायक उन्हें 6 साल के लिए चुनते हैं। और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात है, राज्यसभा में ना 12 सदस्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति सीधे नॉमिनेट करते हैं। ये लोग कला, विज्ञान या खेल जैसे फील्ड्स में अपने बेहतरीन योगदान के लिए चुने जाते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है, इतनी बड़ी चुनावी प्रक्रिया को फेयर एंड स्क्वायर कौन रखता है? ये सारी जिम्मेदारी है भारत के चुनाव आयोग यानी ईसीआई की। कह सकते हैं कि वो इस पूरे डेमोक्रेटिक फेस्टिवल के गार्डियन हैं। ईसीआई भी हमेशा से ऐसा नहीं था। 1950 में जब इसकी शुरुआत हुई तब इसमें सिर्फ एक ही सदस्य होता था, लेकिन 1989 के बाद इसे एक मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया और आज इसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। ईसीआई को इसकी सारी शक्तियां मिलती हैं हमारे संविधान के आर्टिकल 324 से। इसके मेंबर्स 6 साल के लिए चुने जाते हैं। और एक मज़ेदार फैक्ट, भारत के पहले इलेक्शन कमिश्नर का नाम था सुकुमार सेन। तो चुनाव हो गए, वोट भी पड़ गए, पर अब इन करोड़ों वोटों की गिनती होती कैसे है? चलिए अब इस प्रोसेस को भी समझ लेते हैं। आजकल वोटिंग होती है ईवीएम से, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से। अब इसके 3 मेन हिस्से हैं। पहला बैलेट यूनिट, जहां बटन दबाया जाता है। दूसरा वीवीपीएटी, जिससे एक पर्ची निकलकर ये कंफर्म करती है कि वोट सही जगह गया है। और तीसरा और सबसे जरूरी कंट्रोल यूनिट, जहां हर एक वोट जाकर सेफ रिकॉर्ड हो जाता है। जिस दिन वोटों की गिनती होती है ना, सारा का सारा फोकस इसी कंट्रोल यूनिट पर होता है। सुबह 8 बजे पार्टियों के एजेंट्स और कैमरों की निगरानी में इसकी सील चेक की जाती है। फिर एक एक करके राउंड दर राउंड वोटों की गिनती होती है और आखिर में रिटर्निंग ऑफिसर ऑफिशियल तौर पर विनर का नाम अनाउंस कर देते हैं। लेकिन तब क्या होता है जब कोई भी पार्टी या गठबंधन उस 272 के मैजिक नंबर तक नहीं पहुंच पाता? इसी सिचुएशन को कहते हैं हंग पार्लियामेंट या त्रिशंकु संसद। हंग पार्लियामेंट का सीधा सा मतलब है कि चुनाव के नतीजों में किसी को भी क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली है। अब सवाल यह है कि सरकार बनेगी कैसे? यहाँ पर ना 2 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, अलायंस और कोएलिशन। देखिए, अलायंस वो होता है जो पार्टियां चुनाव से पहले ही बना लेती हैं, और कोएलिशन वो होता है जो नतीजे आने के बाद सरकार बनाने के लिए, मतलब बहुमत पाने के लिए बनाया जाता है। तो जब किसी को बहुमत नहीं मिलता तब राष्ट्रपति का रोल बहुत बड़ा हो जाता है
वो सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए इनवाइट करते हैं और उन्हें बहुमत साबित करने के लिए कुछ समय देते हैं। अब अगर ये पार्टी दूसरी पार्टियों का सपोर्ट लेके 272 के आंकड़े तक पहुंच गई तो सरकार बन जाती है। तो ये जो पूरा सिस्टम है, ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है कि जब सरकारें नंबरों और गठबंधनों के खेल से बनती हैं, तो फिर एक आम इंसान के एक अकेले वोट की असली ताकत क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।